हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है। तो सी ए ए इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया था। कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग आप ऑलरेडी जान चुके हो। जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए जब कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, कोई सॉल्यूशन डेवलप किया जाता है, उसे कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई क्रेडिटर जो है वो अगर अपने लोन्स में हेयर कट ले ले, वो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज है, राइट। मैं यहां पे ये बोल दूं कि डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि ठीक है, जितना अमाउंट हमें प्रॉमिस किया गया था उससे कम अमाउंट हम लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। और फिर हम बात की थी हमने अरेंजमेंट के बारे में। तो अरेंजमेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट सेक्शन 280 में कवर्ड है, एक्सप्लेनेशन में गिवन है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स करती है, वो एक तरीके से अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्रोमाइज हमेशा तब होता है जब कोई डिस्प्यूट हो। अरेंजमेंट अगर कोई डिस्प्यूट ना हो तब भी हो सकता है, डिस्प्यूट को रोकने के लिए हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा राइज ना हो। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स या फिर डिवीजन ऑफ शेयर्स वो अरेंजमेंट में कवर होता है। उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, हमने अमलगमेशन के बारे में बात की थी। अमलगमेशन देखा था कि वो मर्जर की फॉर्म में है या फिर वो एक्विजिशन की फॉर्म में। रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में। तो रिकंस्ट्रक्शन जनरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, और अमलगमेशन में एक से ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व होती है। खैर, चाहे कॉम्प्रोमाइज हो, चाहे अरेंजमेंट हो, चाहे अमलगमेशन हो, इन सारी सिचुएशंस में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट की। मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन जिसके अपने रूल्स हैं, और वो रूल्स कितने रूल्स है, लगभग 29 रूल्स है उसमें, CAA रूल्स इनको कहा जाता है। नाउ यहां पे 2016 में जो रूल्स आए थे, यहां पे समझना यह है कि सेक्शन 230 इज ए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे टॉपिक का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट सेक्शन 230 के। और यह भी कहा जाता है कि सेक्शन 230 अपने आप में कोड है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, और इसी के लिए मैं इस सेक्शन के सारे सब सेक्शंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आई रियली होप आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के डिफरेंसेस सारे क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले देखो, जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन की बात आती है तो उसके लिए किसको अप्रोच किया आता है, उसके लिए अप्रोच किया जाएगा किसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन 230। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बेसिकली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इनका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी कंपनी को वाइंडिंग अप में जाने से रोकना। अगर स्कीम एनसीएलटी ने अप्रूव कर दी, एनसीएलटी को स्कीम सही लगी, उसको इंप्लीमेंट करवा दिया, तो किसी कंपनी को वाइंडिंग अप में जाने से रोक सकते हैं। एक कंपनी बंद होने से बचाई जा सकती है इसके थ्रू। जरा सोच के देखिए, क्रेडिटर बोले हमें पूरा पैसा चाहिए, लेकिन कंपनी इस पोजीशन में है ही नहीं, जैसे कि ILNFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है। ILFS का नाम आपने सुना होगा काफी बार, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इस कंपनी के बारे में कल भी हमने बात की थी। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, जो कि एक NBFC RBI के पास में रजिस्टर्ड थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि आपको ये बात समझ में आए, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अगर किसी कंपनी ने डिसाइड किया है तो यहाँ पे कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले अप्लाई करेंगे कहां पे, अप्लाई किया जाएगा टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT में अप्लाई करोगे। अब NCLT में कौन कौन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रपोज्ड है, किसके बीच में, कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम। कंपनी और इट्स क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, मतलब कंपनी और उसके क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ देम का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया क्लास ऑफ देम। सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं, क्लास ऑफ देम। या कंपनी एंड इट्स मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम। तो मेंबर्स की भी अपनी अपनी क्लास हो जाएगी, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, DVR है, ये होगी क्लास, ठीक है। उसके बाद में अब एप्लीकेशन कौन देगा ट्रिब्यूनल के पास, याद रखना, ये एप्लीकेशन कंपनी दे सकती है, ये एप्लीकेशन क्रेडिटर दे सकते हैं, ये एप्लीकेशन मेंबर दे सकते हैं। और अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, तो उस सिचुएशन में लिक्विडेटर भी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो पता है वो सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी का वाइंडिंग अप ना होकर एक स्कीम पे अप्रूवल दे दिया जाएगा। ये स्कीम बेसिकली कंपनी का रिवाइवल प्लान है। आप समझ रहे हो, आप इस चैप्टर को ऐसे समझो कि ये एक आखिरी कोशिश है
जिससे हम किसी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि वाइंडिंग अप में कंपनी जा रही है, तो पहले यहां पे भी एक ट्राई की जाती है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कंपनी है, क्यों ना एक स्कीम बनाई जाए। स्कीम का मतलब मेरा यहां पे मतलब एक प्लान, एक ऐसा प्लान जिसके थ्रू कंपनी को दोबारा रिवाइव किया जा सके। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है। नाउ यहां पे मैं आपको बताया कि देखो ये जो लोग एप्लीकेशन कंपनी खुद दे सकती है, कंपनी क्रेडिटर दे सकते हैं या फिर मेंबर, या और इनके पास में ये भी राइट है कि उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद यहां पे अब एनसीएलटी की साइड से क्या होगा, देखो जब ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन जाती है ना, तो ट्रिब्यूनल सबसे पहले एक ऑर्डर देती है कि मीटिंग करवाई जाए। मीटिंग किसकी? क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर्स। तो यहां पे फिर ट्रिब्यूनल की साइड से ये मीटिंग कराने का ऑर्डर जो है वो यहां पे दिया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ तो ट्रिब्यूनल के पास में पहले आप गए, एक स्कीम लेकर ट्रिब्यूनल के पास में पहुंचे और ट्रिब्यूनल से ये कहा कि आप हमारी मीटिंग को ऑर्डर कर दो। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ट्रिब्यूनल डायरेक्टली उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्लान को अप्रूव नहीं करती। ऐसे नहीं होता कि ट्रिब्यूनल ने सुना और सुन के बोल दिया कि ठीक है हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल के पास अब एक स्कीम लेकर पहुंच गए, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो उसके बाद में ट्रिब्यूनल ये बोलता है कि अब आपको कंपनी की मीटिंग करवानी होगी। तो ये मीटिंग किसकी होगी? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर और मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर। आई एम वेरी श्योर आपने क्लास मीटिंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैं यहां पे क्लास एक्शन सूट की बात नहीं कर रहा हूं जिसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 245 में देखते हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्लास मीटिंग की, जिसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आने वाले लोग ही वोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एक क्लास मीटिंग है। मैं बोलूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, वो भी एक तरीके से क्या हो गई, वहां पे क्लास मीटिंग है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप देखो ये मीटिंग होगी। अब ये मीटिंग करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो यहां पे लिखा हुआ है किसके बारे में? डिस्क्लोजर के बारे में लिखा होता है। मैं देखो आपको मीटिंग के बारे में बता रहा हूं और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्लोजर के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर। दो तरह के डिस्क्लोजर कैसे हैं, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। लेकिन देखो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं एक इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, डिस्क्लोजर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन अभी सेक्शन 230 में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हुए मैं इसके ऊपर आता हूं। ये देखो आपने अभी देखा सेक्शन 230 को, और सेक्शन 230 में एप्लीकेशन या पिटिशन पहुंच गई किसके पास? तो ये सेक्शन 230 में सबसे पहले ये एप्लीकेशन फाइल कर दी एनसीएलटी को, राइट। अब देखो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अब अगला स्टेज क्या होगा? ठीक है, अब अगला स्टेज जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ डिस्क्लोजर होगा। ठीक है, डिस्क्लोजर एक स्कीम लेकर आप पहुंचे हो एनसीएलटी के पास में। ठीक है, ये डिस्क्लोजर किसके लिए रिक्वायर्ड होगा? ये रिक्वायर्ड होगा ताकि यहां पे ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर कर दे। ये में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एप्लीकेशन एनसीएलटी में कौन कौन लगाता है, ये हमने देख लिया। दैट दिस एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी मेंबर्स, ये मैंने आपको बता दिया। कंपनी कर सकती है, मेंबर्स कर सकते हैं, ऐसा कंपनी के क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं, राइट। कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, और मैंने आपको बता दिया अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में है तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में दिस कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर। तो इन सब लोगों को अगर कंपनी किस में है? वाइंडिंग अप में है। अब ट्रिब्यूनल के पास में जब यहां पे कहा जाता है ट्रिब्यूनल को, तो सब सेक्शन 2 यहां पे आप देखना, सब सेक्शन 2 यहां पे आप देखना। सब सेक्शन 1 में आपने एप्लीकेशन को देखा। अब देखो ध्यान से इस एस्पेक्ट को समझना। ओनली रिक्वायर्ड, सब सेक्शन 2 जो है, ओनली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ट्रिब्यूनल फॉर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर मीटिंग टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड, एंड नॉट डिस्क्लोजर। ठीक है, अब देखो ये मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर हियर। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर। एक डिस्क्लोजर सब सेक्शन 2 वाला है, और अगला डिस्क्लोजर जिसकी हम लोग बात करेंगे वो अभी आप देखना। अगला डिस्क्लोजर वो होगा जो कि डिटेल डिस्क्लोजर होता है, जो क्रेडिटर और मेंबर्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे सब सेक्शन 3 में अब एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब ट्रिब्यूनल यहां पे क्या करता है, जब ट्रिब्यूनल के पास में आप जाते हो, सब सेक्शन 230 के सब सेक्शन 1 में एनसीएलटी को अप्रोच कर लिया,
किस किसने अप्रोच किया, ये आपके सामने है। अब यहां पे ट्रिब्यूनल के पास में चॉइस है। अब ट्रिब्यूनल की चॉइस को यहां पे दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले जरूरी नहीं है कि ट्रिब्यूनल आपकी मीटिंग करवाने का ऑर्डर दे दे, तो ट्रिब्यूनल यहां पे क्या कर सकता है, डिसमिस दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा। अब उस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कोई भी लॉजिक नहीं बचा है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया। ठीक है। और दूसरा, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं हम इसको डिसमिस नहीं करेंगे, ट्रिब्यूनल डज नॉट डिसमिस इट, तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ट्रिब्यूनल डिसमिस नहीं करता है उसको, तो फिर आगे प्रोसीजर चलेगा, प्रोसीड फर्दर अंडर सेक्शन 230, अंडर सेक्शन 230। यानी कि अब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि ठीक है आप मीटिंग कराओ, पहले आप अपने घर की लड़ाई को घर में ही सॉल्व कर लो। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब आप अपने क्रेडिटर्स मेंबर्स के साथ में मिलकर बात कर लो, डिस्कशन कर लो, उसके बाद हमारे पास में आना। आप अपनी स्कीम लेकर आए हमारे पास में, हमने उसको एडमिट कर लिया है, एडमिट करवाने के बाद हम बोलते हैं कि ठीक है अब मीटिंग करवा लो। ठीक है, नाउ ओके राइट। तो यहां पे ट्रिब्यूनल को आपने क्या किया, डिस्क्लोजर दिया। ये डिस्क्लोजर बेसिकली एक एफिडेविट के थ्रू होता है यहाँ पे। ठीक है, एक एफिडेविट यहाँ पे ट्रिब्यूनल में फाइल किया आता है, और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन CAA। ठीक है, यहाँ पे CAA यहाँ पे याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे NCLT 6 एक फॉर्म होता है। ठीक है, NCLT 1 में तो बेसिकली एप्लीकेशन दी जाती है, और ये बेसिकली फॉर्म होता है NCLT 6, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फॉर्म नंबर यहाँ पे याद ना रहे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है बेसिकली वो NCLT 1 फॉर्म में दी जाती है। NCLT 1 फॉर्म में एप्लीकेशन दी, NCLT 6 फॉर्म में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एफिडेविट लगा दिया। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद में शायद 5,000 रुपीज की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5,000 रुपए की फीस होती है जो NCLT में यहाँ पे डिपॉजिट करनी होती है। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि कितनी फीस डिपॉजिट करनी होती है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कितनी फीस यहाँ पे लगती है। अब उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये सब सेक्शन 2 तक कहानी को डिस्कस कर लिया। अब सब सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन 3 को देखते हैं। यहां पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, सेक्शन 230 इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखो, द कंपनी एनी अदर पर्सन बाय हुम एन एप्लीकेशन इज मेड शैल डिस्क्लोज टू ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट, सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। याद है आपको मैंने कहा था ना कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एफिडेविट के थ्रू, जिसमें कि जैसे कि कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट क्या है ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एंड द पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी। तो सेक्शन 210 सेक्शन राइट, सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके साथ साथ में देखो सेक्शन 212, सेक्शन 213, सेक्शन 216, सेक्शन 219, उनमें कोई इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी अगेंस्ट में पेंडिंग है तो बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। देखो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 66 में देखते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आपको नहीं पता तो एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। वैसे आई होप आपको पता होगा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, लेकिन चलो एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक क्या, मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी के मेरे पास में शेयर्स है, फुली पेड अप होंगे 100 रुपए पे, फुली पेड अप 100 रुपए पे होंगे, और मैंने कंपनी को 100 रुपए नहीं दिए हैं, मैंने 75 रुपीज दिए हैं। तो मेरी लायबिलिटी कितनी है, 25 रुपीज की मेरी लायबिलिटी है। तो कंपनी अगर मेरे 25 रुपीज की लायबिलिटी लेने से मना कर दे तो ये होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी मुझसे अब 25 रुपए और नहीं ले रही, ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। या फिर 100 रुपीज मेरी लायबिलिटी है, 100 रुपीज में पे कर चुका हूं, कंपनी मुझे 25 रुपए वापस दे दे और बोले 75 में फुली पेड अप मान लेंगे, तो ये भी क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, जो कि सेक्शन 66 में देखते हैं। अब एक और बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का जो टाइप यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट है, वो टाइप ये होता है कि मेरे पास कंपनी के शेयर्स है, फुली पेड अप है, 100 रुपीज के हैं, लेकिन कंपनी के पास इतनी एसेट्स ही नहीं है कि उन 100 रुपीज को रिप्रेजेंट कर सके। तो कंपनी की जो एसेट्स है वो सिर्फ 75 रुपीज की जो मेरी शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है उसको रिप्रेजेंट कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे जो 75 रुपीज जो मेरे पास में है, ठीक है, तो मैं अगर ये बोलता हूं कि 100 रुपए पूरे पेड अप है, तो अब कंपनी क्या कर देगी, अब यहां पे कंपनी क्या कर देगी, उसको 75 कर देगी।
जो 100 था उसको 75 कर देगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये मैंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर ली। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल यहां पे प्रपोज हो सकता है इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू। ओके, नाउ यहां पे आता है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है बेसिकली कि जो डेटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो हम इक्विटी की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप इतना अमाउंट हमें रीपे कर देना और बाकी का अमाउंट जो है वो क्या कर देना, वो आप हमें इक्विटी की फॉर्म में दे देना। तो बेसिकली जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी में क्रेडिटर्स अब कंपनी में इक्विटी भी ले लेते हैं, वही होता है एक तरीके से कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। वो कई बार हेयर कट भी ले लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है तो उसमें क्या चाहिए, कंसेंट बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू इंक्लूडिंग, अब यहां पे क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सेफ गार्ड्स कौन कौन से आपने लिए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए रिपोर्ट बाय द ऑडिटर। उसके बाद वेयर द कंपनी प्रपोजेस टू अडॉप्ट द कॉर्पोरेट रजिस्टरिंग गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई की गाइडलाइंस को कंपनी फॉलो कर रही है और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट यहां पे आ गई जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर देगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास फाइल कर दी गई, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल कर दी गई सब सेक्शन 2 में, किसके पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे। और साथ मैंने आपको बता दिया कि एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट लगेगा एनसीएलटी 6 में, और फिर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि ठीक है मीटिंग करवा दी जाए। तो ट्रिब्यूनल मीटिंग करवाने का ऑर्डर देगी और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड है कि आप ट्रिब्यूनल को क्या दो, डिस्क्लोजर दो। डिस्क्लोजर यहां पे रिक्वायर्ड है बाय एफिडेविट टू द ट्रिब्यूनल। अब सब सेक्शन 3 कहता है कि ठीक है, सबसे पहले आप एनसीएलटी के पास में गए, एनसीएलटी के पास में कौन जा सकता है ये हमने सब सेक्शन 1 में देख लिया। अब यहां पे मैं आपको सेक्शन याद रखने की भी एक ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को याद रखना। ट्रिक क्या है, ट्रिक है सबसे पहले याद रखना पी स्क्वायर ट्रिक, पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर ट्रिक को याद रखना और पी स्क्वायर के बाद में एम क्यूब, ठीक है ना, हाँ एम क्यूब, सॉरी एम क्यूब ट्रिक। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस एम क्यूब ट्रिक क्या है ये अभी देखो। ठीक है, या P2 प्लस M3 ऐसे भी याद रख लो, P2 M3 ऐसे याद रख लेना, क्योंकि सेक्शन 230 में लिखा हुआ है पावर टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। सेक्शन 230 उस पावर के बारे में बात करता है। तो इसकी शुरुआत किससे होती है, इसकी शुरुआत होती है इस पावर वर्ड से। तो इसके लिए मैंने इसके यहां पे लिख दिया आगे P2 और M3 क्यों लिखा है, P2 और M3 लेने का मतलब मेरा पर्पस है ताकि आपको सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 234 तक सारे के सारे सेक्शंस आपको याद हो जाए, 230, 231, 232, 233, 234, ये सारे आपको याद हो जाएं। अब उसके बाद में आया अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट बोलता है कि अब मीटिंग करवानी है तो मीटिंग के लिए क्या करो, नोटिस शैल बी सेंट, नोटिस शैल बी सेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, टू ऑल द क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स इन राइटिंग। सारे क्रेडिटर्स और मेंबर्स को आप क्या दोगे, नोटिस दोगे रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ साथ इस इंफॉर्मेशन को कहां पोस्ट कर दिया जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे भी इस इंफॉर्मेशन को डाल दिया जाएगा। जो भी कंपनी की वेबसाइट है वहां पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी कि कंपनी जो है वो अब यहाँ पे इस स्कीम के बारे में इनको डिटेल में नॉलेज जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैं यही बताने वाला हूं दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर। एक वो डिस्क्लोजर जो आपने ट्रिब्यूनल को किया और दूसरा वो डिस्क्लोजर है जो आप अपने क्रेडिटर्स और मेंबर्स को करने वाले हो। मैंने आपको बताया ना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करो तो पहले मेंबर से पूछना पड़ता है ना, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स यहां पे कर रहे हो, डिवीजन ऑफ शेयर्स कर रहे हो, अरेंजमेंट में देखा, कॉम्प्रोमाइज में देखा, तो क्रेडिटर्स और मेंबर्स इन सबके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, क्रेडिटर्स को, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को, इन सबको कंपनी की साइड से दिया जाता है नोटिस। तो ये देखो, वेयर ए मीटिंग इज प्रपोज्ड टू बी कॉल्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ए नोटिस ऑफ सच मीटिंग शैल बी सेंट टू द क्रेडिटर्स, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, और साथ में लिखा हुआ है सेक्टरल रेगुलेटर्स, जिनको मैं बोलता हूं पंच, जिनकी मैं बोलता हूं कि ये पंच है, ये पंचायत के पंच है,
क्योंकि सेक्शन 230 के सब सेक्शन 5 में इनके बारे में लिखा हुआ है, और इसी को याद करवाने के लिए मैं इनको पंच बोल देता हूं, इंडिविजुअली एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। अब उसके साथ साथ में क्या क्या चीजें लिखी होंगी ये देखो, एनेक्चर विथ नोटिस में लिखा होगा डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स पे, केएमपी पे, प्रमोटर्स पे, नॉन प्रमोटर्स पे, मेंबर सब पे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पे जो डिस्क्लोजर दिया जाता है ये ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में होता है, जो डिस्क्लोजर आप एनसीएलटी को देते हो, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द डिबेंचर ट्रस्टी, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर की जाएगी। और फिर मैंने आपको बताया कि इसको कंपनी की वेबसाइट पे भी पोस्ट किया जाता है, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो इस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी शेयर किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 7 ऑफ द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 2016, ठीक है। और उसमें साथ में क्या लिखा होगा, देखो अगर आप इसको एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में इंडिकेट करते हो तो यहाँ पे एक और फॉर्मेलिटी डाल रखी है, और वो फॉर्मेलिटी ये होती है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में दिया है तो आप एक ऑप्शन दोगे कि कितने टाइम में आप इस स्कीम की कॉपी जो है वो ले सकते हो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से फ्री ऑफ चार्ज, अगर आपने उसको एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में जब आप बताओगे तो आप सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकते अपने मेंबर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, तो उनको वहां पे एक ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो तो कंपनी के ऑफिस में आकर फ्री ऑफ चार्ज आप इसकी कॉपी जो है वो हमसे ले सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अभी आपने जो ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया था, तो ये ट्रिब्यूनल को देखो 2 बार अप्रोच करते हैं। सेक्शन 230 में ट्रिब्यूनल को 2 बार अप्रोच किया जाएगा, एक बार पहले और फिर एक बार बाद में। पहली बार जब उन्होंने ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया था तो ट्रिब्यूनल से सिर्फ इतना कहा था, प्लीज मीटिंग करवाने के लिए परमिशन दे दीजिए, ये मीटिंग ट्रिब्यूनल के कहने पर बुलाई जा रही है। लेकिन दूसरी बार जब मीटिंग होती है ना, वो मीटिंग तब होती है जब ये सब लोग उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन की जो स्कीम है उसके ऊपर अप्रूवल दे देते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो डिटेल्स जितनी ज्यादा होती है ना सब सेक्शन 3 में, उतनी डिटेल सब सेक्शन 2 में नहीं होती। ये सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 का डिफरेंस है। और अगर रही बात ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की, तो ट्रिब्यूनल बेसिकली 2 बार ऑर्डर करता है। एक बार करता है प्रिलिमिनरी स्टेज में, ये वाली स्टेज, इस स्टेज में ट्रिब्यूनल की साइड से ऑर्डर किया जाता है, और दूसरी होती है स्टेज जिसमें ट्रिब्यूनल बेसिकली सैंक्शन कर देता है उस स्कीम को। लेकिन ट्रिब्यूनल पहले बोलता है कि जाओ पहले अपने घर वालों को कन्विंस करो, अपने क्रेडिटर्स को, अपने मेंबर्स को। घर वालों से मेरा मतलब है कि जो कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, पहले आप उनको कन्विंस करो। अगर वो इस चीज का अप्रूवल दे देंगे तो ट्रिब्यूनल बोलते हैं कि हम भी अप्रूवल दे देंगे, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है। ये सब सेक्शन 3 हो गया। अब इनको नोटिस दे दिया। अब देखो उसके बाद में आता है सब सेक्शन 4। अब सब सेक्शन 4 यहां पे सिंपली बोलता है कि 1 मंथ का वोटिंग टाइम मिलेगा, 1 मंथ का वोटिंग टाइम। ये 1 मंथ का टाइम यहां पे आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज समथिंग अनयूजुअल जो आप नॉर्मली कंपनीज एक्ट में नहीं देखते हो। तो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट आप नॉर्मली कंपनीज एक्ट में आपने इसके अलावा नहीं देखी होगी। 1 मंथ का वोटिंग टाइम मिलेगा। और देखो एक बात, ये वोटिंग जो है वो कैसे भी की जा सकती है, या तो वो इन पर्सन कर दे, या फिर वो किसके थ्रू कर दे, या फिर वो प्रॉक्सी के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी वोटिंग यहाँ पे की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी यहाँ पे वोटिंग जो है वो की जा सकती है। पर्सन खुद आके वोट कर सकता है, प्रॉक्सी के थ्रू कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर सकता है। वोटिंग कौन कौन करेगा? मैंने आपको बताया ना, क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो सिर्फ क्रेडिटर्स आएंगे, तो क्रेडिटर्स वोट डालेंगे, डिबेंचर होल्डर्स वोट डालेंगे, क्लास मीटिंग हुई एक तरीके से। अगर मेंबर्स को बुलाया आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट डालेंगे। तो 1 मंथ के लिए वोटिंग की टाइम लिमिट यहाँ पे सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 230 में गिवन है। ऑल राइट, इतना क्लियर है? यहां से आगे चले, चलो ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं। 230 में आपने इतना देख लिया है, सब सेक्शन 4 की बात कर ली। अब देखो सब सेक्शन 5 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अब सब सेक्शन 4 में ही यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके बारे में बात करनी है, लेकिन सोच रहा हूं मैं उसको पहले ही बता देता हूं। सब सेक्शन 4 में ही यहाँ पे मैं आपको ये
पॉइंट बताना बड़ा जरूरी है। सब सेक्शन 4 में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपने 1 मंथ की टाइम लिमिट देखी, इसके साथ में जो टाइम पॉइंट है दैट इज अबाउट ऑब्जेक्शन। देखो सेक्शन 230 के लिए कहा जाता है कि इस पूरे चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके सब सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके बारे में इतनी डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि पूरा एक प्रोसेस हम धीरे धीरे समझ ले, धीरे धीरे समझ ले। पहले हमने एप्लीकेशन दी, किसके पास? एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन दी। कौन दे सकता है ये आपने देख लिया। सब सेक्शन 2 में डिस्क्लोजर कर दिया एफिडेविट के थ्रू, एनसीएलटी 6 लगा दिया, 5,000 रुपए हमने फीस दी एनसीएलटी में। उसके बाद में एनसीएलटी ने कहा ठीक है मीटिंग बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस दिया गया किसको? क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, इन राइटिंग में वेबसाइट पे अगर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है तो ये बोल दो कि फ्री में आपको उसकी स्कीम की कॉपी जो है वो कंपनी के ऑफिस से मिल जाएगी। 1 महीने की टाइम लिमिट दी गई, सेक्टर रेगुलेटर्स को भी नोटिस दिया गया। 1 महीने की टाइम लिमिट है किसके लिए? वोटिंग की। अब यहां पे मैं आपको ये बताता हूं ऑब्जेक्शन। अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऑब्जेक्शन होता है। चलो यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। आपने एयरसेल कंपनी के बारे में सुना होगा। एयरसेल अगर नहीं सुना तो इट वॉज अ टेलीकॉम कंपनी, और एयरसेल जो कंपनी है उसको रिलायंस इन्फोकॉम जो है वो एक्वायर करने वाला था, बेसिकली मर्जर होने वाला था दोनों कंपनीज का, एयरसेल का एंड रिलायंस इन्फोकॉम का, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी थी। लेकिन फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि ये बात अनिल अंबानी ने इनफैक्ट एक जनरल मीटिंग में बोली थी कि उनकी कंपनी के एक शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन कर दी थी इस बात पे। जिस शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन की थी उनके पास शेयर्स भी काफी कम थे, बट उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दी और बाद में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। एयरसेल कंपनी और रिलायंस इन्फोकॉम का मर्जर नहीं हो पाया। अब दोनों कंपनीज बंद हो चुकी हैं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन इतने साल हो चुके हैं उस बात को, फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो यहां पे बेसिकली आपको ये बता रहा हूं कि एक कंपनी के शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन थी और उसने फिर इसको रुकवाने के लिए कोशिश की और सक्सेसफुल भी हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया। तो यहां पे बेसिकली ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है? तो इस ऑब्जेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है। मैं मेंबर्स की, यहां पे मैंने लिखा है मेंबर्स, जिसके पास में कितना है? जिसके पास नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग है। ठीक है। या फिर आउटस्टैंडिंग डेट कितना है? ये देखो, अगर यहां पे हम बात करें आउटस्टैंडिंग डेट की, सो इफ दैट आउटस्टैंडिंग डेट इज नॉट लेस देन 5%, ये 5% किसका? नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग। अब इनके पास में ऑब्जेक्शन करने का राइट यहां पे आ गया। ये बात समझ में आ गई आपके पास? समझ में आ गया आपको अच्छे से? ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है? तो पर्सन कर सकता है जिसके पास में क्या हो? नॉट लेस देन 10% शेयर होल्डिंग हो। यहां पे मैंने मेंबर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन सेक्शन की अगर आप लैंग्वेज को देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 10%, ठीक है। लिखा हुआ है वहां पे नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग और हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट, दोनों में से कोई भी, नॉट लेस देन 5% टोटल आउटस्टैंडिंग। ये आप इस स्कीम में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि ये स्कीम बनाने दो बाकी लोगों को, लेकिन हमें इससे ऑब्जेक्शन है, तो ये अपनी ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में आपको? तो सेक्शन 230 का सब सेक्शन 1 एक बार फिर से रिवाइज करो। सबसे पहले स्कीम बनाई, स्कीम बना के एनसीएलटी में पहुंचे। कौन जा सकता है? कंपनी क्रेडिटर मेंबर, कंपनी क्रेडिटर मेंबर कोई भी जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में है तो कंपनी का लिक्विडेटर भी जा सकता है। तो वो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एबीसी 2016, उसमें जो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वहां पर लिक्विडेटर भी जा सकता है। ट्रिब्यूनल के पास 2 स्टेजेस होती हैं, 2 बार ट्रिब्यूनल के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। पहली बार में ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने, ट्रिब्यूनल को सबसेक्शन 2 में डिस्क्लोजर कर दिया, ट्रिब्यूनल बोल देगा कि ठीक है कंपनी की करवा लो मीटिंग। अब मीटिंग बुलाने के लिए दिया जाता है नोटिस, सबको नोटिस मिलता है, सबको बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे घर में शादी होती है ना, सबको बुलाना है, वैसे यहाँ पे सबको बुलाया जा रहा है। सेक्टर रेगुलेटर्स को भी यहाँ पे नोटिस दिया जाता है। उसके बाद में टाइम लिमिट आई, 1 मंथ की टाइम लिमिट है वोटिंग करने के लिए। वोटिंग इन पर्सन कर सकते हो, प्रॉक्सी इलेक्ट्रॉनिक मोड, 1 महीने की टाइम लिमिट है। ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है ये भी हमने देख लिया है। अब चलो, अब यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं, अब सब सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे।
कि अब सब सेक्शन 5 कैसे काम करता है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। सारे के सारे मर्जर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देके समझाऊंगा। कई एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो पूरी कहानी एकदम पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो सब सेक्शन 5 में अब क्या लिखा हुआ है, नोटिस टू सेक्टरल रेगुलेटर्स टू मेक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जैसे कि मैंने ना यहाँ पे आपसे बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की मैंने बात की, क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज स्कीम जो थी वो एनसीएलटी में अपनी फाइल की थी। बहुत सारी कंपनीज आए दिन फाइल करती रहती हैं। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपनी सब्सिडरी कंपनी को, होली ओन सब्सिडरी कंपनी को, वो पूरी तरीके से अपनी कंपनी में क्या कर लेती है, मर्ज कर लेती है। उनकी फिर सेपरेट एंटिटी नहीं रहती, बेसिकली कंपनीज का कंसोलिडेशन हो जाता है। जैसे कि टाटा ग्रुप ने भी रिसेंटली अपनी बहुत सारी कंपनीज का कंसोलिडेशन किया है, रीशफलिंग की है, स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो अब यहां पे जो बेसिकली मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो देखना कि जब मैंने ILNFS की बात की तो वो कंपनी RBI के पास रजिस्टर्ड थी एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, अब RBI की भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो हम RBI से पूछेंगे। और इसलिए नोटिस दिया आता है किसको, अगर लिस्टेड कंपनी हो सेबी को बताओ। तो नोटिस जो है दिया आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सेबी को, रजिस्ट्रार को। जहां पे कंपनी लिस्टेड है तो रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर जरूरत है तो। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कवर ही नहीं हो सकती, कंपटीशन एक्ट में कवर नहीं होती, तो फिर जरूरत नहीं है। established under the Competition Act and any such other sector regulators authorities which are likely to be affected by the compromise or arrangement। यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जब दो कंपनीज का मर्जर होता है तो कंपटीशन एक्ट में उसका एक सेक्शन 5 है जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है। कॉम्पिटिशन एक्ट का सेक्शन 5 जो कॉम्बिनेशन की बात करता है, जो कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करता है। तो जब अगर जी और सोनी का मर्जर हुआ तो हम बोलेंगे कि जी और सोनी पहले किसके पास में गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल मांगने गए। क्यों मांगने गए, मैंने आपको बता दिया ना कि ये फिर सेक्शन 5 देखते हैं कंपटीशन एक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आपको कब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन सबसे नोटिस दिया, shall require that representation if any to be made by the shall be made within a period of 30 days from the date of the receipt of such notice, following which it shall be presumed that they have representations to make on the proposal। तो यहां पे बेसिकली क्या कहा गया है इस पॉइंट में मैं आपको समझा देता हूं। तो बेसिकली जो सब सेक्शन 5 है इसने बात करी किसके बारे में, नोटिस के बारे में। और इनको टाइम लिमिट कितनी दी गई है, 30 दिनों के अंदर इनको अपना रिप्लाई जो है वो देना होता है। तो अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे दैट दे हैव नो रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे दैट दे हैव नो रिप्रेजेंटेशंस टू मेक ऑन द प्रपोजल। तो ये सब सेक्शन 5 यहां पे मैं लिख दूं। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 5 किसका है, ये सब सेक्शन 5 है नोटिस टू डिपार्टमेंट अथॉरिटीज। नोटिस टू डिपार्टमेंट अथॉरिटीज का सब सेक्शन 5 यहां पे आ गया है। ठीक है, टाइम लिमिट कितनी है, 30 डेज की टाइम लिमिट है। 30 डेज में अगर रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई, दैट मीन्स नो ऑब्जेक्शन, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जितने भी पंच हैं उनको हमने सब सेक्शन 5 में कवर कर लिया। कौन कौन से, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, सेक्टरल रेगुलेटर, इन सबको हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, सबको नोटिस दे दिया है। अब सब सेक्शन 6, अगेन ये सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 230 का भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब सेक्शन मुझे लगता है दैट इज सेक्शन 230 का सब सेक्शन 6। इसको अच्छे से समझ लो, इसको समझ लिया तो समझ लो कि आपने बहुत कुछ समझ लिया। ठीक है, ओके। इस सब सेक्शन में बेसिकली ड्यूल कंडीशंस हैं। एक बात यहां पे याद रखना, इसको अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं। ये ड्यूल कंडीशन क्या है कि जब मीटिंग होगी ना, आपने जो मीटिंग बुलाई है जिसमें स्कीम का अप्रूवल लेना है, उसमें अप्रूवल किसका लगेगा, तो यहां पे लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ पर्संस representing
3/4 इन वैल्यू, ये बात याद रखना, ये यहां पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन। अब इस पूरे प्रोविजन को समझने में स्टूडेंट्स के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक सेक्शन 230 सब सेक्शन 6 का एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ पर्संस रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। पता है ऐसा क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए रखा गया है कि आपके पास, आपने मेजोरिटी तो ले ली, आपके पास मेजोरिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन अब उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, अब ये बात भी तो देखो ना आप, उनकी शेयर होल्डिंग कम है मान लो, तो फिर तो बाकी लोगों का इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो गया। और इसका अगर हम अपोजिट ले लेते हैं, मान लो सिर्फ मीटिंग में 10 लोग आए, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, तो इसमें लॉस किसका हो गया? बाकी लोगों का लॉस हो गया। तो इसलिए दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, मेंबर्स भी मेजोरिटी में हो और इसके साथ साथ वो 3/4 इन वैल्यू को रिप्रेजेंट भी करे। ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, वरना तो क्या होगा कि आपने पावर कुछ लोगों के हाथ में दे दी है, कुछ लोगों को ये डिसाइड करने का हक दे दिया कि बाकी लोगों का फ्यूचर क्या होगा, बाकी लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिसाइड करने का राइट आप कुछ लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। और बहुत सारे लोगों को भी आप ये राइट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास ज्यादा होल्डिंग है नहीं, लेकिन सिर्फ वो मेजोरिटी में है, तो वो उन लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर सके जिन लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड है। ये ड्यूल कंडीशन है सबसेक्शन 6 में। कैसे? अभी एक एग्जाम्पल से समझो, इस एग्जाम्पल से आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो ये देखो एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 230 सबसेक्शन 6, ठीक है। मैं यहां पे चलो बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैं यहां पे बात कर रहा हूं देयर इज ए कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑफ अमर प्रेम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। अब अमर प्रेम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो है ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है और ये एक एनबीएफसी कंपनी है, राइट। अब एनबीएफसी कंपनी है तो आप आरबीआई को भी दोगे, नोटिस आरबीआई को भी देना होगा। अच्छा, वो कंपनी जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उस कंपनी के लिए आरबीआई को किसी भी तरीके का नोटिस देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब मैं बोलूं देखो फिनटेक कंपनी, आजकल बड़ी फिनटेक कंपनीज का बहुत क्रेज है, पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, भारत पे, ये सारी फिनटेक कंपनीज है। तो इन कंपनीज के केस में सेक्टर रेगुलेटर कौन बना? आरबीआई बना, ठीक है। अब देखो, अब इस कंपनी के केस में क्या हुआ, अब इस कंपनी का पूरा एग्जाम्पल समझोगे ना, तब आपको सेक्शन 230 का सबसेक्शन 6 समझ में आएगा। 200 मेंबर्स इस कंपनी की मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, 200 मेंबर्स ने अटेंड किया है, ठीक है, ओके। अब इनकी शेयर होल्डिंग के बारे में बात करता हूं, तो इनकी शेयर होल्डिंग है 5 लाख शेयर्स, ठीक है। दे हैव 5 लाख शेयर्स। अब इसको डिवाइड करते हैं, मेजोरिटी इन मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, इसको समझाने के लिए अब देखना, अब इन 200 मेंबर्स में से 70 मेंबर्स के पास में क्या है, 70 मेंबर्स जो है 200 में से दे आर होल्डिंग 4 लाख शेयर्स, इनके पास 4 लाख शेयर्स है, ठीक है। अब देखो पूरा 200 का बाइफर्केशन आपको मैं बता रहा हूं। फिर 120 मेंबर्स है और इन 120 मेंबर्स के पास में कितने हैं, इनके पास में 90,000 शेयर्स है, 90,000 शेयर्स है। और 10 मेंबर्स ऐसे हैं, 200 का पूरा बाइफर्केशन आ गया, 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स, ठीक है। अब देखो सेवेंटी मेंबर्स 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स, दे वोटेड फॉर द स्कीम, इन्होंने स्कीम को इन्होंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो जिनके पास में 90,000 शेयर्स है वो कितने हैं, 120, नंबर में इनसे ज्यादा है, मेजोरिटी तो 120 के पास में इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, एक के पास
इन टर्म्स ऑफ मेंबर मेजोरिटी है और दूसरे के पास इन टर्म्स ऑफ शेयर्स मेजोरिटी है। इन्होंने वोटेड अगेंस्ट द स्कीम किया, वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। देखो इनके पास इन टर्म्स ऑफ मेंबर मेजोरिटी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर्स मेजोरिटी नहीं है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो दोनों कंडीशंस चाहिए। और ये देखो ये जो मेंबर्स हैं, जो 10 मेंबर्स हैं, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इन्होंने वोटिंग करने से मना कर दिया, इन्होंने कहा कि हमें वोटिंग नहीं करनी। तो अब मुझे जरा बताओ, ठीक है, अब क्या होगा। और जो मेंबर वोट नहीं कर रहे ना, उनकी हम कंसेंट नहीं मान लेते कि इनकी कंसेंट है, हम ये मान लेते हैं कि वो उसके फेवर में ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि वो उसके फेवर में नहीं है। आई बात समझ में आपको जी। तो अब देखो, अब मुझे बताओ अब इस पूरे केस में क्या होगा। ठीक है, अब देखो पूरा, मैं यहां पे आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन दोनों के अकॉर्डिंग, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। एंड कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 में मेजोरिटी नंबर रिक्वायर्ड है और कंडीशन नंबर 2 में हमें क्या रिक्वायर्ड है, 3/4 इन वैल्यू। ऑल राइट, ठीक है, यही रिक्वायर्ड है ना यहां पे। लेकिन अब देखना कहानी में जो ट्विस्ट आ चुका है, अब उसके हिसाब से हम इसको समझते हैं। ये देखो, मेजोरिटी नंबर की तो यहां पे बात कर ली है, लेकिन अब जिन मेंबर्स ने वोटिंग की है, अच्छा मुझे बताओ कितने मेंबर्स ने वोटिंग की है। 70 + 120 = 190। 190 लोगों ने वोट किया है। अब 190 में अगर हम मेजोरिटी निकालेंगे तो मेजोरिटी कितनी आएगी 190 में, 96 और मोर, ये यहां पे आ गई मेजोरिटी। 190 में मेजोरिटी इतनी भी निकलती है। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है, कितने लोगों ने वोट किया, 70 मेंबर्स ने वोट किया। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हुई क्या कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हुई है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और कंडीशन यहां पे क्या थी, कंडीशन यहां पे ये थी कि 96 और मोर मेंबर यहां पे फेवर में वोट करते। अब इनके पास में, ठीक है, अगर मैं बात करूं 3/4 इन वैल्यू की, तो 3/4 इन वैल्यू की बात करूं तो वो जो 70 मेंबर्स थे जिन्होंने फेवर में वोट किया था, ठीक है, 70 मेंबर्स थे, इनके पास में कितने शेयर्स थे, इनके पास 4 लाख शेयर्स थे। ठीक है, 120 मेंबर्स अगेंस्ट में थे और इनके पास में कितने शेयर्स थे, ठीक है, इनके पास थे 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स। तो अब यहां पे टोटल शेयर्स कितने आ गए, यहां पे टोटल शेयर्स जितने लोगों ने वोट किया उनको हम देख लेते हैं। तो 4,90,000 लोगों ने यहां पे, ठीक है, राइट, 4,90,000, 4,90,000 लोगों ने यहां पे वोट किया। अब इस 4,90,000 का 3/4 निकाल लेते हैं, 3/4 ऑफ 4,90,000, और वो कितना आ गया, दैट इज 3,67,500, 3,67,500 यहां पे आ गया। ओके, अब ये बताओ जितने लोगों ने फेवर में वोट किया था, क्या उनके पास में इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, इससे ज्यादा थे, उनके पास तो 4 लाख शेयर्स थे। तो हम बोल देंगे कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो बताओ क्या इस स्कीम को अप्रूवल मिलेगा, आंसर इज नो, इस स्कीम को अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 230 की जो कंडीशंस हैं, 230 सब सेक्शन 6 की जो कंडीशन है, वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई
नहीं हुई। और यही कहता है सेक्शन 230 का सबसेक्शन 6, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है, इसे समझ के अच्छे से याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, समझ में आ गया सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 पूरी तरीके से? ठीक है, समझ में आ गया है। चलो आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।